सभा में उपस्थित हमारे अति सम्माननीय प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, श्री बिस्सा जी, श्री बत्रा जी, श्री चौहान जी, मीनाक्षी हुजा मैडम एवं अन्य सारे महानुभाव विद्यार्थी, अगर सच कहूँ मैं तो आज के दिन मैं इतना गौरवशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस सभा में सहभागिता करके। जब प्रोफेसर अरोड़ा ने मुझे बताया कि आपको ये मेमोरियल लेक्चर देना है तो मैंने कहा कि आपका आदेश है, मैं टाल तो सकता ही नहीं हूँ, और आप इतना बड़ा गर्व का अनुभव मुझे दे रहे हैं तो मैं इससे इनकार कैसे कर सकता हूँ। और मैंने सहर्ष उनका आदेश स्वीकार किया, और जो सारे महानुभाव यहाँ पे उपस्थित हैं, मीनाक्षी हुजा मैडम या बिस्सा साहब या रमेश अरोड़ा जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या लोक प्रशासन के ये लोग प्रणेता रहे हैं। और प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी तो अगर सच कहा जाए तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है ये, और हमारे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से 1966 से जुड़े हुए हैं। 1966, इट इज नाउ 60 years, 60 वर्ष, जबकि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की उम्र जो है उम्र ही 72 साल है, और ये 60 वर्ष से जुड़े हुए हैं। तो इतना लंबा अनुभव भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के साथ है, और हुजा मैडम के पति देव श्री राकेश हुजा जी, स्वर्गीय श्री राकेश हुजा जी हमारे संस्थान के निदेशक भी थे। तो आप सभी से या आप सभी किसी न किसी तरीके से लोक प्रशासन से, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से आप लोग जुड़े हुए हैं। और विष्णुदत्त शर्मा जी की बात हो रही थी, और इस विष्णुदत्त शर्मा मेमोरियल लेक्चर की बात हो रही है, तो मुझे प्रोफेसर अरोड़ा जी ने बताया कि किसी टाइम पे, किसी समय पे श्री टी.एन. चतुर्वेदी जी ने भी ये मेमोरियल लेक्चर दिया था। और यह सुनकर मुझे इतना गर्व का अनुभव हुआ कि श्री टी.एन. चतुर्वेदी जी, जो हमारे IITA के चेयरमैन थे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ कर्नाटक एंड केरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CAG ऑफ इंडिया, 1950 बैच के IAS ऑफिसर, और श्री टी.एन. चतुर्वेदी जी ने ये लेक्चर दिया है और मुझे ये लेक्चर देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप समझ नहीं सकते कि मेरी स्थिति क्या थी। लेकिन श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के बारे में जो कुछ भी बिस्सा साहब ने बताया या प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी ने बताया, और शायद आप विद्यार्थियों को ये पता ना हो कि अभी लैटरल एंट्री का प्रोविजन चला था, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स वगैरह लैटरल एंट्री के माध्यम से रिक्रूट किए गए थे। और श्री विष्णुदत्त शर्मा जी was one of the earliest lateral entrants in IAS। यह उस समय हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे it was a very chaotic situation। More than 50% of the civil servants were either gone to UK, gone back to UK or went to Pakistan। और हमारे सिविल सर्विसेज की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वी वेर अंडरमैन्ड, चारों तरफ दंगे फसाद, लूटपाट की घटनाएं हो रही थी, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्यक्रम था कि सिविल सर्विसेज को कैसे सशक्त बनाया जाए। IAS को पहले इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज को उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कन्वर्ट करके कैसे उसको सशक्त बनाया। तो प्रिंसली स्टेट्स के जो एमिनेंट सिविल सर्वेंट्स थे उनका भी इंडक्शन इसमें किया जाए, और कोटा प्रिंसली स्टेट के बहुत ही रिनाउंड एमिनेंट सिविल सर्वेंट श्री विष्णुदत्त शर्मा जी थे, जिनका IAS में इंडक्शन किया गया था। तो ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट लैटरल एंट्रेंट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और जैसे कि अरोड़ा जी भी बता रहे थे, बिस्सा साहब भी बता रहे थे कि किस तरीके से निर्भीक होकर उन्होंने कार्य किया, और जो एक सिविल सर्वेंट्स को करना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को, जैसा मैं बहुत गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि रमेश अरोड़ा जी ने मेरे बारे में कहा कि अमिताभ रंजन जी इस तरीके से कार्य करते हैं। आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई शायद याद हो कि सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोल ही भयास, सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोल ही भयास,
राजधर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। इसका अर्थ यह है कि सचिव, वैद्य, गुरु मीन्स सेक्रेटरी और मिनिस्टर, डॉक्टर और टीचर, गुरु, अगर किसी लालच या भय से झूठ बोलते हैं तो राजधर्म तन तीन को मीन्स द किंगडम विल बी गॉन, राज्य तो जाएगा ही, धर्म भी जाएगा और शरीर भी जाएगा, और जाएगा ही नहीं, वेगही नाश, बहुत तेजी से नष्ट होंगे ये तीनों। तो इस तरीके से सचिव, वैद्य, गुरु सबको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और एथिक्स, वैल्यूज और परंपरा मूल्यों के हिसाब से कार्य करना चाहिए, जो कि श्री विष्णु दत्त शर्मा जी ने हमें सिखाया है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप सभी को जानना चाहिए कि जब भारतीय संविधान की रचना हो रही थी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स के लिए। आर्टिकल 311 से 315 जो वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की, रिक्रूटमेंट एजेंसी की, और वो उन्होंने बहुत लड़ झगड़ कर वो उसको इंसर्ट कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, बहुत कम लोग उसके पक्ष में थे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि अगर सिविल सर्वेंट जो इंडिपेंडेंट तरीके से कार्य नहीं करेंगे, किसी भय या दबाव में कार्य करेंगे, तो देश के लिए नेशन बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं। तो बहुत लड़ झगड़ कर उन्होंने सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकॉर्पोरेट कराए थे। तो खैर, ये हमारा एंशिएंट नॉलेज है। सवाल यह है कि विकसित भारत बनाने की परिकल्पना जो आज हम कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को वॉइस ऑफ यूथ में अनाउंस किया था कि आज़ादी का अमृत काल 25 वर्ष हम विकसित भारत 2047 या उसके पूर्व बनाएंगे। तो प्राचीन भारत में क्या स्थिति थी? उस समय क्या हम विकसित भारत थे या नहीं थे? हमें हमेशा ये आदत रही है, इसे गुलामी की मानसिकता कह लीजिए या जो कह लीजिए, कि अगर पश्चिम का ठप्पा, वेस्ट का ठप्पा किसी चीज पर नहीं लगता है तो हम उसे सत्य नहीं मानते। जैसे कि अभी भी हम कहते हैं कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि कालिदास शेक्सपियर से 1100 वर्ष पूर्व हुए थे। अगर कहना चाहिए तो ये कहना चाहिए कि शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ यूके एंड नॉट द वाइस वर्सा। अभी भी हम कहते हैं कि चाणक्य इज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, जबकि चाणक्य बिस्मार्क से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र आप सभी को पता है। तो ये सभी गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। लेकिन मैं वेस्ट के ही एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल देता हूं, प्रोफेसर एंगस मैडिसन। वो एमिरेट्स प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंजन नीदरलैंड्स एंड एमिरेटस फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने डेटा और एविडेंस के सहारे से ये समझाया है कि प्राचीन काल से लेकर 1700 ईस्वी तक कंसिस्टेंटली भारत का जो परसेंटेज रहा है विश्व इकोनॉमी में, विश्व अर्थव्यवस्था में, वो 25% या उससे ज्यादा रहा है 1700 सालों तक कम से कम कंसिस्टेंटली। इसका मतलब कि हम पहले से भी विकसित थे। हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार है। आर्यभट्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जीरो के आविष्कारक, वाराह मिहिर, द एलिगेंट मैथमेटिशियन, या सुश्रुत, द फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, चरक, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इस तरीके से हमारा एंशिएंट नॉलेज था, वेल्थ ऑफ एंड ट्रेजर ट्रोव ऑफ एंशिएंट नॉलेज। आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जब रामचंद्र जी सागर के किनारे बैठे थे और श्रीलंका के लिए मार्ग ढूंढ रहे थे, तो 3 दिन तक उन्होंने सागर की प्रार्थना की। 3 दिन के बाद धनुष बाण उन्होंने उठाया तो सागर डर के मारे प्रकट हुआ, क्षमा मांगी। रामचंद्र जी ने क्षमा भी कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्षमा तो मैंने आपको कर दिया, लेकिन ये जो बाण है जो मेरे धनुष पर चढ़ चुका है, इस बाण का मैं संधान कहां करूं? कहीं ना कहीं तो मुझे छोड़ना है इस बाण को। सागर ने कहा कि हे प्रभु, आपके बाण को सहन करने की क्षमता तो किसी में नहीं है,
लेकिन यहाँ से कुछ डिस्टेंस उसने बताया था पूर्व दिशा की ओर एक धूम्रकेतु पर्वत है, आप उस पर छोड़ दीजिए, धूम्रकेतु पर्वत ही आपके बाण को सहन कर सकता है। अगर आप मॉडर्न एज में पाएंगे तो देखेंगे कि रामेश्वरम से बिल्कुल एकदम ईस्टर्ली पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट बैरन आइलैंड है, जो कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है और धुआं उगलते रहता है, धुआं निकलते रहता है। और वो धूम्रकेतु पर्वत था जिसको 1887 में अंग्रेजों ने ढूंढा और क्रेडिट दिया ब्रिटिशर्स को कि 1887 में माउंट बैरन आइलैंड द ओनली वॉल्केनो ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड। लेकिन हमें 7000 साल पूर्व भी पता था कि हमारे पास एक वॉल्केनो है, धूम्रकेतु पर्वत। उस समय हमारी माइंड पावर इतनी ज़्यादा थी, आई एम श्योर कि गोस्वामी तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि रामेश्वरम तक तो नहीं ही गए थे, माउंट बैरन आइलैंड की बात भी छोड़ दीजिए, वो तो सागर में इतनी दूर था। फिर भी उन्होंने इन सारी चीज़ों को लिखा है। कैसे लिखा है? बिना देखे, बिना घूमे। तो इतनी सशक्त माइंड पावर भी हमारे पास थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था कि सारे लोग माइंड ट्रेवल करते रहते थे, टाइम ट्रेवल करते रहते थे, यूनिवर्स में ट्रेवल करते रहते थे। अगर आप देखें हमारे दशावतार के एग्जाम्पल में, दशावतार के एग्जाम्पल में एक हमारे अवतार हैं, तृतीय अवतार जो वाराह अवतार हैं। वाराह अवतार के बारे में यह कहा जाता है कि पृथ्वी सागर में डूब रही थी और अपने सिंह से उन्होंने पृथ्वी को निकाला था और पृथ्वी को बचाया था डूबने से। और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी चर्चा है, पिक्टोग्राफिक डिपिक्शन भी है, पिक्चर बना के उसमें पृथ्वी को वाराह के सिंह के ऊपर गोल दिखाया गया है कि एक गोल पृथ्वी है जो वाराह के सिंह पर है। और कदाचित ये महापुराणों की रचना, हालांकि बहुत पुराने हैं, इनका ना आदि है ना अंत है, लेकिन कदाचित डॉक्यूमेंटेशन जो है गुप्त काल में हुआ था, आज से 1700 साल पहले। तो हम बहुत सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि चलो 5000 वर्ष पूर्व हमें ये ज्ञान नहीं था, कम से कम 1700 साल पहले तो हमें पता था कि अर्थ इज राउंड, अर्थ इज स्फेरिकल, कि हमारी पृथ्वी गोल है, जो कि वेस्ट में 14वीं 15वीं शताब्दी में जाकर पता चला और उन लोगों ने सारा क्रेडिट ले लिया ढूंढने का कि पृथ्वी गोल है। जबकि हमें 320, 350, 400 एडी में भी पता था कि अर्थ जो है वो गोल है। तो ये सारी हमारी एंशियंट वेल्थ है, एंशियंट नॉलेज है, हमारी इकोनॉमी, ये सारी चीजें ऐसी थी जो प्राचीन काल में हमें बताती हैं कि हम पूर्ण तरीके से विकसित थे, विकसित भारत थे। लेकिन ये जो लंबे समय की गुलामी है, जिसने हमें सिर्फ फिजिकली नहीं मानसिक रूप से भी हमें गुलाम बना दिया है, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री जी ने नवंबर में कहा था जब वो बात कर रहे थे कंप्लीट डिकोलोनाइजेशन बाय 2035, उन्होंने ये शब्द यूज किए थे कि हमें पूरी तरीके से अपने आप को डिकोलोनाइज करना है 2035 तक। तो ये वो क्यों कह रहे थे? हम तो 1947 में आजाद हो चुके हैं, हम डिकोलोनाइज हो चुके हैं, लेकिन ये जो मानसिक गुलामी है 1835 में उसका रेफरेंस उन्होंने लिया जब लॉर्ड मैकाले ने नई शिक्षा नीति लागू की थी 1835 में। और उस शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि भारत के कल्चर को, संस्कृति को ध्वस्त करना। कोई लैंग्वेज, कोई भाषा खराब नहीं है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, लैंग्वेज इज ओनली ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन उस नीति का उद्देश्य था कि पूरे भारतीय कल्चर को खत्म करना है, हमारी एंशियंट शिक्षा व्यवस्था जो है, पुरानी शिक्षा व्यवस्था जो गुरुकुल सिस्टम है, वो ट्रेडिशन है, उसको पूरा ध्वस्त करना है। और वो जो मानसिक गुलामी शुरू हुई, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वो अभी तक चल रही है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कम से कम 2035 तक हमें पूरी तरीके से ये गुलामी हटानी है। और इसीलिए अभी पीएमओ का नाम भी उन्होंने सेवा तीर्थ किया, जहाँ पे वो गए अभी नए ऑफिस में, या चारों तरफ राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है, लोक कल्याणकारी मार्ग किया गया है। तो ये सारी मानसिक जो गुलामी है ये हमें हटानी है। और एक आह्वान उन्होंने किया था कि विकसित भारत के जो 4 स्तंभ हैं, युवा, महिलाएं, गरीब एवं अन्नदाता। तो युवा, आप लोग इसके केंद्र में हैं, आप लोग इसका फलक्रम है। यू आर एट द सेंटर ऑफ द नोशन ऑफ विकसित भारत बाई और बिफोर 2047। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो वी कैन से दैट इंडिया इज प्रेजेंटली इन ए गोल्डीलॉक्स सिचुएशन। गोल्डीलॉक्स सिचुएशन की मतलब कि एकदम स्वीट स्पॉट में इंडिया है अभी। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का जो है वो सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त है,
बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, जैसे जापान है, फ्रांस है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ग्रेइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, युवा बहुत कम है, लेकिन हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन अभी से लेकर 2036 तक भी 65% हमेशा रहेगी, 65%। हमारी मीन एज जो है सिर्फ 29 वर्ष है अभी, 29 वर्ष। और 2047 में जब हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, उस समय भी हमारी मीन एज जो है वो 37 ईयर्स ही सिर्फ होगी, 37 साल सिर्फ होगी। तो इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, इसलिए हमें युवाओं की उन्नति पर, युवाओं की शिक्षा पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए सरकार अथक प्रयासरत है। बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है, जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जो बात करती है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की, क्रॉस लर्निंग की, जो परख सिस्टम एनसीईआरटी का आया है, जो कि आपका पूरी शिक्षा व्यवस्था को असेसमेंट से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, इसकी बात वो करता है। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम, जो कि पहले मिड डे मील स्कीम थी, जिसने कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको रिटेन किया है स्कूलों में, कॉलेजों में, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा जो है आज की डेट में वो बढ़कर प्राइमरी लेवल पे 90% से ऊपर है, सेकेंडरी लेवल पे ये अराउंड 79% है, एवं हायर सेकेंडरी लेवल पे ये 58.7% है। आज की देश में हमारे पास आज की डेट में 23 IITs हैं, 21 IIMs हैं और 20 एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के, वो बाहर में भी विदेशों में कैंपस खोल रहे हैं। ये रिवर्स चीज़ हो रही है कि अभी तक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ के कैंपस खोल रही थी, अब हमारे इंस्टीट्यूशंस बाहर में कैंपस खोल रहे हैं। IIT मद्रास का जंजीबार कैंपस खुल चुका है, IIT दिल्ली का अबू धाबी कैंपस खुल चुका है। इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में लगातार प्रसार एवं प्रचार हो रहा है, जिससे कि युवाओं को शिक्षित बनाया जाए, सशक्त बनाया जाए और उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता डेवलप की जाए। और इसमें सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, उसमें महिलाओं के लिए विशेष योगदान है, जो बहुत अच्छी स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या और भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, मुख्यमंत्री बालिका स्कीम, इस तरीके से कि बालिकाओं को शिक्षित करना है, बिकॉज वीमेन मेक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम अपनी आधी पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा विकास ऐसे ही नहीं हो पाएगा, आधा तो ऐसे ही खत्म रहेगा। लेकिन इन सब प्रयासों की वजह से, जैसे कि 2017 में हमारे जो लेबर फोर्स का सर्वे होता है, तो लेबर फोर्स में विमेन का परसेंटेज सिर्फ 22% था, लेकिन आज की डेट में वो बढ़ के 42% हो गया है, करीब डबल हो गया है वो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। हालांकि अभी भी ये मेल के मुकाबले पीछे है, मेल का 79% है, फीमेल का 42% है, लेकिन इस पे प्रयास चल रहे हैं, कार्य चल रहे हैं। पिछले 7 वर्षों में 1,56,00,000 महिलाएं जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आई हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। और इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि जो पहले विमेन इमांसिपेशन या विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे थे, नाउ दोस टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ ए बाईगॉन एरा। अब ये विमेन लेड डेवलपमेंट का जमाना है, जबकि महिलाएं शीर्ष स्थानों पर बैठी हुई है। हमारी राष्ट्रपति महोदया भी एक महिला है। और आप राजस्थान में ही देख लीजिए, जो ग्रास रूट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, आप सभी ने शायद छवि राजावत जी का नाम सुना होगा। आपका सोडा ग्राम पंचायत है, सोडा ग्राम पंचायत की सरपंच है छवि राजावत जी, जिन्होंने सोडा ग्राम पंचायत का कायाकल्प करके रख दिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा इंटरनेट से जुड़ाव, हर जगह से जुड़ाव उसका, और जो एक OSR होता है, ओन सोर्स रेवेन्यू, जो पंचायत का कंसेप्ट है, क्योंकि पंचायत अपनी जो रेवेन्यू है उनका अपना बहुत कम है, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट पे, 15% स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ 5% अपना खुद से जनरेट कर रही है, उसी को ओन सोर्स रेवेन्यू बोलते हैं। छवि राजावत जी के टाइम पे सोडा ग्राम पंचायत का ओन सोर्स रेवेन्यू जो है कई गुना बढ़ गया है। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसने ये रेगुलेशन ला दिया है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी ये हैं, उनके बोर्ड में एक फीमेल मेंबर मैंडेटरी है। उसकी वजह से पिछले 10 वर्षों में हमारा जो फीमेल पार्टिसिपेशन बोर्ड लेवल पे है एंटरप्राइजेज में, कंपनीज में, वो 5% से बढ़कर 13% हो गया है। तो इस तरीके से इस दिशा में तमाम कार्य चल रहे हैं। अभी इसमें कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे इसमें और भी बहुत तेजी से प्रगति होगी। अब हम सवाल ये है कि क्या एजुकेशन जो है ये पर्याप्त है विकसित भारत बनाने के लिए, या युवा और महिलाओं को शिक्षित बनाना ही
पर्याप्त है? सिर्फ शिक्षा तो है, जैसे शिक्षा के बारे में हम कह सकते हैं कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भर्तृभाज्यम न च भारकारी, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भर्तृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते सर्वधा शिक्षा धनम विद्याधनम सर्वप्रधानम। दैट मीन्स कि चोर इसे चुरा नहीं सकते, राजा इसे छीन नहीं सकते, ये भाई बंधुओं में बांटा नहीं जा सकता और इस कोई भार भी नहीं है इसका। जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसीलिए विद्या या नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, उसको सर्वप्रधान माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एसेट, एज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात जुड़ी हुई है शिक्षा व्यवस्था के साथ, कि स्किल डेवलपमेंट। अगर हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक एजुकेशन सर्वे है गवर्नमेंट का ही, उसके हिसाब से अभी जो हमारे सारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं कॉलेजों से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैनेजमेंट कॉलेज से, ITI से, हर जगह से, तो उसमें सिर्फ 55% जो ग्रेजुएट्स हैं वही एम्प्लॉयबल हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सकता है, वो कार्य कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के सर्वेस हैं वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। एक सर्वे के हिसाब से तो सिर्फ 42% ग्रेजुएट्स जो हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। तो हम सेफली यह मान सकते हैं कि आधे ग्रेजुएट्स जो हमारे निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अब उनको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उसमें स्किल डेवलपमेंट का करना बहुत आवश्यक है। बिकॉज डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है, इल्म वही है जो किरदार में झलकता है। डिग्रीज आर ओनली फॉर योर रिकॉग्निशन, इट इज द स्किल दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर। और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने चला रखी हैं। जैसे अभी एक हाल में स्कीम आई है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें कि जो 18 से 24 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ITI से निकल रहे हैं, उनको भारत के टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप देने के लिए 1 साल के लिए, जिसमें 5,000 रुपये प्रति वर्ष भारत सरकार देगी, एक बार का 6,000 का ग्रांट दिया जाएगा। और उसका लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना टॉप 500 कंपनीज में। इसके अलावा जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। इट इज डिमांड ड्रिवन स्कीम। और अभी इस स्कीम ने अभी तक 17,92,000 रूरल फील्ड में 17,92,000 स्टूडेंट्स को और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है, जिसमें से 11,64,000 लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ भी चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या आपका ये PMG दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, जिसने अभी तक 6 करोड़ 39 लाख ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी प्रदान की है। ऐसे ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो कि हस्तकला में प्रवीण हस्तशिल्प के लोग या कलाकार लोग, आर्टिजन लोग, इनको स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में और इनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यह सहायता करती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मदद कर रही है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यू शुड नॉट बी ए जॉब चेजर और जॉब सीकर, यू शुड बी ए जॉब क्रिएटर। जॉब क्रिएटर की अपना एंटरप्राइज कीजिए, 10 लोगों को और रोजगार दीजिए। और रोजगार की बात पे मुझे याद आया कि अभी 15 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लक्ष्य है कि अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब क्रिएट करना, और इसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये बहुत एम्बिशियस योजना है, जिसमें कि 15,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट्स में जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिए जाएंगे, और एम्प्लॉयर्स जो नए जॉब क्रिएट करेंगे उनको 3,000 पर मंथ पर एम्प्लॉयज़ के हिसाब से उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, जो स्किल डेवलपमेंट में मदद कर रही हैं, उसको सहारा दे रही हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इंडिया शुड बी द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये स्किल कैपिटल हमें बनाना है आप सभी युवाओं की मदद से। और इसके अलावा जब स्किल डेवलपमेंट सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे सरकारी क्षेत्रों में भी लागू है, गवर्नमेंट क्षेत्रों में भी लागू है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है मिशन कर्मयोगी।
मिशन कर्मयोगी के तहत जैसे अभी तक क्या था कि अब बिसा साहब यहाँ पे बैठे हैं या मैडम मीनाक्षी भूजा जी बैठी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स लोग हैं, जो मैक्सिमम ट्रेनिंग्स होती थी वो मतलब टॉप सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स या आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स लोग ही वो ट्रेनिंग लेते थे। नीचे के ग्रास रूट लेवल लोगों को वो ट्रेनिंग या वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स नहीं मिलते थे करने के लिए, जबकि ज़रूरत है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, बिकॉज दे डील विद द सिटीजन्स डायरेक्टली। और आज की डेट में हमारा भारत जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। इट इज़ नॉट मेयरली रेवेन्यू कलेक्टिंग स्टेट, इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट जहाँ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर में B2C कहा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू कस्टमर, लेकिन पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में इट इज़ गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, और कस्टमर जो हमारे लिए है वो सिटीजन है। इसीलिए हम सिटीजन सेंट्रिक की बात करते हैं, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं। और आप लोगों को शायद अनुमान नहीं होगा, कोई ये अनुमान बताए कि हमारे देश में नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स कितने हैं, सेंट्रल स्टेट सब मिला के? एनी गेस? किसी ने बोला है? कुछ जोर से बोलिए। एनी गेसेस? चलिए मैं बता देता हूं, 2.6 करोड़, 2,60,00,000 जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब मिला के हमारे नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी नहीं है। इतना बड़ा हमारा सिविल सर्विसेज है। हालांकि फिर भी वर्ल्ड एवरेज से हम कम हैं। जैसे कि हमारा नंबर ऑफ, जैसे पर 1000 सिटीजन्स नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स इज ओनली 21, सिर्फ 21 लोग हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में लाइक स्वीडन में 58 है, यूएसए में 47 है। तो उस लिहाज से अभी भी हम बहुत कम हैं, परंतु फिर भी 2,60,00,000 तो हैं। अब 2,60,00,000 में अभी तक सिर्फ ऊपर के 25 लाख लोगों को ही ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन जो मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य है वो है ट्रेनिंग फॉर ऑल, फ्रॉम लाइनमैन टू चेयरमैन, टॉप टू बॉटम, सबको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। इसके लिए आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसपे कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से सिविल सर्वेंट जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, कभी भी अपने जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आज की डेट में आईगॉट प्लेटफॉर्म पे 1,26,00,000 सिविल सर्वेंट्स रजिस्टर्ड हैं, करीब 11 लाख लोगों ने ट्रेनिंग ले चुके हैं, 32 लाख कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से इतना पॉपुलर हो रहा है मिशन कर्मयोगी। उसके अंतर्गत राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा संस्थान, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा प्रोग्राम ये भी चल रहा है, जो कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की दिशा में, सेवा भावनाओं को जागृत करने की दिशा में कार्य करता है सिविल सर्वेंट्स में। बिकॉज जो ग्रास रूट लेवल के हैं, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम चले हैं, जैसे ग्रामीण डाक सेवक के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम चला है, जिसमें कि सारे ग्रामीण डाक सेवकों को ट्रेन किया गया है, टीटीज को ट्रेन किया गया है कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स के से अच्छे से बात करें, अच्छे से ट्रीट करें, उनकी ज़रूरतों को समझें। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हम अतिथि देवो भव कहते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव। तो नागरिक देवो भव होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होना चाहिए, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट फील्ड में भी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट का बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम चल रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारे पिलर्स जो हैं जो विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशन चल रहा है। जैसे देयर इज ए वेरी जनरल नोशन इन हेल्थ केयर फील्ड, कोई भी हॉस्पिटल में कहीं भी अगर आप जाएं तो ये होता है कि ए पेशेंट क्योर्ड इज ए कस्टमर लॉस्ट। मतलब अगर एक पेशेंट पूरी तरीके से क्योर हो गया तो मतलब हॉस्पिटल का या डॉक्टर का एक कस्टमर गया, इसलिए वो क्योर होने ही नहीं देना चाहते। हॉस्पिटल सारे रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट के सब रख लेते हैं अपने पास, कोई ना कोई चीज़ बताते रहते हैं, वो पेशेंट घूम फिर के वहीं आएगा, वहीं हॉस्पिटल में आएगा, दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो वो फिर से सारे टेस्ट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। इसी से निजात पाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसने कि इस चीज़ को रिवोल्यूशनाइज किया है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी जो क्रिएट करने की दिशा में कदम हो रहा है। अभी तक 86 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। और इस आभा आईडी के सहारे अब एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं जहाँ रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये आयुष्मान भारत हेल्थ योजना ने 12 करोड़ हाउस होल्ड को अभी तक जोड़ा है और तकरीबन
43 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 5 लाख रुपए प्रति वर्ष सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर की इसमें व्यवस्था है। और इस तरीके से ये योजना इतनी सफल साबित हो रही है और पेशेंट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत हैं, जैसे कि हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर PHC या CHC जो रिमोट एरियाज में हुआ करते थे, वो बहुत दयनीय अवस्था में हुआ करते थे। उनके रिजुविनेशन की पूरी बातें हैं इसमें। और 1 करोड़ 60 लाख तो उसमें न्यू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स SWCs के क्रिएशन की बात है, जो PHCs और CHCs को अपग्रेड करके बनाए जाएंगे। इसी दिशा में ई-संजीवनी करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि टेली कंसल्टेशन से रिलेटेड है। टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन, जिसके तहत ई-संजीवनी के तहत अभी तक 1 करोड़ 60 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जो रिमोट से जुड़ के अपनी समस्याओं का निदान उन्होंने पाया है। तो इस तरीके से हेल्थ केयर, बिकॉज इट इज सेड दैट, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहे तो हमारा माइंड भी अच्छा नहीं रहेगा। सो हेल्थ इज वेल्थ। और इस दिशा में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो है कार्य कर रहे हैं, जो कि नागरिकों को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना, उनको स्वस्थ बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब हेल्थ केयर की बात है, एजुकेशन की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, हेल्थ केयर की बात है, तो ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाएंगी अगर हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसी वजह से हमारा जो आज की डेट में DPI जिसको बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना रोबस्ट है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तर पर हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट है आज की डेट में। इंटरनेट की सुविधाएं हो या इंटरनेट पेनिट्रेशन हो, जो आज की डेट में 98% पॉपुलेशन जो है वो आधार कार्ड से आच्छादित है हमारा, 98%। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। चाइना के अलावा किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं है 140 करोड़ की, जो 140 करोड़ हमारे पास आधार IDs है। इसके अलावा जनधन आधार मोबाइल ट्रेडिटी जैम जो व्यवस्था है, इसकी तहत हमारा UPI बेस्ड है। और UPI से आप सभी लोग परिचित है, कम से कम जेनजी तो परिचित होगा ही UPI से। जब 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि और मोबाइल विल बी योर बैंक, तो बहुत कम लोगों ने विश्वास किया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज की डेट में सही में हमारा मोबाइल जो है हमारा बैंक है। और ये UPI जो है, UPI के तहत जो ट्रांजेक्शन्स इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हर महीने 27 अरब ट्रांजेक्शन्स UPI के थ्रू हो रहे हैं और 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन्स UPI के थ्रू हो रहा है। और ये UPI सिर्फ भारत में नहीं इसने रिवोल्यूशनाइज किया है, ये विश्व के 8 देशों में अब प्रचलित हो चुका है। बगल में आपके नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, कतर। इसके अलावा आप आईफिल टावर अगर कभी घूमने जाएं तो आईफिल टावर की फीस भी आप UPI से दे सकते हैं। आईफिल टावर तक इसकी पहुंच हो गई है UPI की। तो इस तरीके से UPI ने रिवोल्यूशनाइज किया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत तो जिस तरीके से उसका प्रचार हुआ है कि आज की डेट तक उसके अंतर्गत 57 करोड़ 70 लाख बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। और ये बैंक अकाउंट्स बिना किसी सिंगल नए बैंक ब्रांच के खुले हुए इतने ज़्यादा खुल गए हैं। तो दैट मीन्स दैट पीपल नीड बैंकिंग एंड नॉट बैंक्स। और जो सबसे हार्टनिंग बात क्या है कि इस 57 करोड़ 70 लाख अकाउंट्स में से 60% से ज़्यादा महिलाओं के हैं। और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में या फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में इसको पूरा रिवोल्यूशनाइज किया है। पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन लैंडस्केप को गांव-गांव तक, रिमोट एरियाज तक, हर जगह इसका पेनिट्रेशन हो चुका है, जिसकी वजह से इसने महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने में, स्वावलंबी बनाने में बहुत मदद की है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्कीम है, या अभी हमारे बजट में शी मार्ट की बात हुई है जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रेजेंट किया था, वो सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ही आधारित है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इसको रिवोल्यूशनाइज किया है। इसके अलावा आप सब कुछ लोग डिजिलॉकर से भी परिचित होंगे। डिजिलॉकर में हमारे सर्टिफिकेट्स रखने की व्यवस्था, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स रखने की व्यवस्था, आपके मोबाइल के एक क्लिक पे आपके सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसमें हवाई यात्रा भी करते होंगे, तो आप सभी लोगों में जिन्होंने हवाई यात्रा की है कदाचित डिजी यात्रा का यूज़ किया होगा। डिजी यात्रा का किसी ने एक्सपीरियंस किया है? डिजी यात्रा का नहीं किया है तो डिजी यात्रा का एक्सपीरियंस करके देखिए।
पहले लोगों को डर लगता है कि अरे मोबाइल पे डिजी यात्रा ऐप हम डाउनलोड करेंगे, हमारा डेटा हैक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेटा प्राइवेसी का कंसेप्ट है या जो डेटा का इसका जो कंसेप्ट है, आज की डेट में गूगल नोज मोर अबाउट मी देन माई सेल्फ। गूगल मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। तो डिजिटल प्राइवेसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। आप लोग डिजी यात्रा डाउनलोड कीजिए और डिजी यात्रा डाउनलोड कीजिए, एयरपोर्ट पे जाइए, सिर्फ कैमरे को आँख दिखाइए, आपको कोई आधार की जरूरत नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सारे दरवाजे, सारे रास्ते आपके अपने आप खुलते चले जाएंगे। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, उसके बाद ये ईज ऑफ फ्लाइंग का कंसेप्ट जो है ये डिजी यात्रा ने प्रदान किया है। और आज की डेट में 5 करोड़ 22 लाख लोग भारत में डिजी यात्रा का यूज कर रहे हैं। 5 करोड़ 22 लाख। इसके अलावा जो इंडिया AI मिशन है हमारा, जो 10,372 करोड़ रुपए की स्कीम है, जो कि कंप्यूटिंग की दिशा में एक क्रांतिकारी स्कीम है, जिसने GPUs को 38,000 GPUs इसने इंस्टॉल किए हैं। और इसके सहारे जो हमारा कंप्यूटिंग का कार्य है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो हमारा जो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल नाउ। और स्टैनफोर्ड AI वाइब्रेशन इंडेक्स में, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उनका एक स्टैनफोर्ड AI वाइब्रेंसी इंडेक्स है। उसमें भारत 2025 में तीसरे नंबर पर है, 2024 में चौथे नंबर पे था, अब तीसरे पायदान पे है और बहुत जल्द हम नंबर 1 बनने वाले हैं। AI पेनिट्रेशन स्किल में स्टैनफोर्ड के हिसाब से ही भारत नंबर 1 पर है। तो इस तरीके से ये सारी क्रांतिकारी जो कार्य हो रहे हैं हमारे यहाँ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो कि 76,000 करोड़ रुपए का है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें हमारे यहाँ इंडिजनाइजेशन की बात है, सेमीकंडक्टर चिप का डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। आप सभी लोगों को सेमीकंडक्टर और चिप का इंपॉर्टेंस पता होगा, जो कि चाइना की वजह से इतना क्रिपल्ड हो चुका है। तो इसमें स्वावलंबी बनाने की बात है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का, चिप का EVs में, कार्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, एनर्जी में, हर जगह यूज होता है। और अभी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने पहले प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया सानंद, गुजरात में। और आगे 10 प्लांट और सैंक्शन हो गए हैं, जो कि 2 या 4 साल में कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। और 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी इसमें आया है, जिसने नए जॉब क्रिएट करने में मदद की है और बहुत सारी चीज़ों में इसने हेल्प किया है। इस तरीके के तमाम स्कीम हैं और सब हैं, जो कि भारत के DPI को इन्होंने इतना रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आज विश्व स्तर पर हमारी इस DPI की चर्चा होती है और हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा होती है। इस DPI ने जो शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटफॉर्म है, चाहे वो दीक्षा हो, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, या MOOC हो, स्वयं हो, या और भी बहुत सारी स्कीम्स हो, हर जगह इस DPI ने ही हमारी मदद की है, जो कि इसकी वजह से हम बहुत जल्दी ही, आई एम रियली श्योर कि 2047 के पूर्व ही हम विकसित भारत बन पाएंगे। इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, आगे बढ़िए आप, तो आप अगर देखेंगे इस रूम में फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट ऑन है, माइक की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। और ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वी आर मूविंग फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी टू एनर्जी सॉवरेंटी। अगर मैं ज़्यादा समय लेने लगूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार मुझे सब यहाँ घड़ी भी नहीं लगी है और मैं समय नहीं देख पा रहा हूँ कि मैं कितना बोल रहा हूँ, और मैं बहुत बार ज़्यादा बोल जाता हूँ। तो आप लोग निसंकोच होकर बता दीजिएगा अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो नहीं, तो ये बताना जरूरी है सर, क्योंकि बच्चे हैं, उनको घर भी जाना होगा। प्रोफेसर अरोड़ा जी ने मुझे 10 मिनट का और समय दे दिया है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। तो एनर्जी फील्ड में, चाहे वो सोलर एनर्जी का हो या विंड एनर्जी का हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, 2014 में सिर्फ हमारे पास 3 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी सोलर एनर्जी के फील्ड में। आज की डेट में 140 गीगावाट है। विंड एनर्जी के फील्ड में 54.7 गीगावाट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में 54 गीगावाट्स। इस तरीके से टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 519 गीगावाट के आसपास है, जिसमें से आधे से ज़्यादा 260 गीगावाट के आसपास नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हो चुकी है हमारे पास, जो कि हमारा 2030 का लक्ष्य था कि 50% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी विल बी नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसे हमने 5 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है। और इसमें सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब का बहुत बड़ा योगदान है। सोलर के फील्ड में और विंड के फील्ड में तो राजस्थान अग्रणी राज्य रहा है।
आपके यहाँ जैसे बादला सोलर प्लांट है, बादला सोलर प्लांट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, और करीब 22.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बादला में, जो फलोदी में, जोधपुर में है। इसके अलावा विंड में जैसलमेर विंड पार्क है, जिसकी 16 गीगावाट है कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी शायद आप लोगों ने पेपर में एक न्यूज़ भी पढ़ा होगा दो महीने पूर्व कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इशू की कि सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कंपनीज को कहा कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका कंजम्पशन नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा तेजी से सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है कि उतनी तेजी से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये हाल हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। इसमें एक साइलेंट रिवोल्यूशन चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी। अभी बजट में भी अनाउंसमेंट हुए, जैसे 2014 में करीब 4.8 गीगावाट थी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में, जो आज की डेट में 8.8 गीगावाट है, और 2032 तक हमारा लक्ष्य 22.5 गीगावाट का है, और 2047 जबकि हम विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं, उस समय तक 100 गीगावाट करने का ये लक्ष्य है। और ये कैसे सफल हो पाएगा, इसके लिए बहुत सारी, अभी शांति बिल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, शांति एक्ट, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति एक्ट। और शांति एक्ट में बहुत सारे पुराने इंडियन एटॉमिक एनर्जी 1962 के, या सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 के, उन सारे बहुत सारे प्रोविजंस को सबको रिपील कर दिया गया है और एक नया एक्ट बनाया गया है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट को सहारा मिले, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे, न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हो, क्योंकि सोलर और विंड जो है इंटरमिटेंट हैं। हमारे पास उतनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज अभी नहीं है जिससे हम स्टोर कर पाएँ सोलर या विंड को। इसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स अभी हमारे पास कम है, जिसकी दिशा में कार्य चल रहा है। तो इसलिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है, और हमारे पास थोरियम का भंडार है। जैसे अभी बजट में भी क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की बात हो रही है कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 4 क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, और इससे क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन करना है, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं, हर जगह, मॉलिब्डेनम हो, नियोडिमियम हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, ये सारे क्रिटिकल मिनरल हर जगह कार्य करते हैं। और चाइनीज डोमिनेंस इतना ज़्यादा है कि उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 20,000 करोड़ रुपए का भी चलाया जा रहा है, जो कि इन सब चीज़ों को सहारा देता है। इस तरीके से बहुत तेज़ी से हम एनर्जी फील्ड में सॉवरेंटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बहुत बार ऐसा नहीं है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में बात कर रहे हैं तो हम अपने ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज को भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोल अभी भी 65% जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है कोल के थ्रू होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज उस पर कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी हमारे फैक्ट्रीज उस पर कार्य कर रही हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, आर दे कल्प्रिट और द कार्बन दे आर इमिटिंग, दोस आर कल्प्रिट। वो कार्बन जो है जो इमिट कर रही है वो कार्बन कल्प्रिट है। क्योंकि एक शेर आप लोगों से साझा करना चाहता हूं मैं कि मुख्तसर से जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं, मुख्तसर से जिंदगी के अजीब से अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हमारा फॉसिल फ्यूल पे, कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। तो इसको हम ग्रेजुअली ही कम करेंगे। तो ये हमारी फैक्ट्रीज कार्य कर रही है। तो इस बार बजट में भी जैसे कि कार्बन कैप्चर, CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, या आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो कार्बन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कैप्चर करके उसका यूज़ किया जाए या उसको डंप किया जाए, सो दैट कि वो फॉसिल फ्यूल के यूज़ से भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन ना हो। तो इस तरीके से हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है एनर्जी के फील्ड में कि भारत को एनर्जी सिक्योरिटी से एनर्जी सॉवरेंटी की दिशा में ले जाने के लिए। तो ये कार्य शायद बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन ये सारे कार्य तब चलेंगे जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उस तरीके से होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में हम बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। चाहे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इंटीग्रेटेड योजना है गवर्नमेंट की, भारत सरकार की, जिसमें कि रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, ये सबके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। और रोड्स में जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है, अभी 2014 में हमारे जो नेशनल हाईवेज का किलोमीटरेज था वो 91,000 किलोमीटर था, और अभी आज की डेट में बढ़कर वो 1,46,000 करोड़ हो गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 26,400 किलोमीटर का अभी तक कॉरिडोर क्रिएशन का अवार्ड हो चुका है, जिसमें 20,378 किलोमीटर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि रूरल फील्ड में सबको जोड़ता है, उसमें करीब 8 लाख किलोमीटर्स
जो ऑल वेदर रोड्स बनाई जा चुकी हैं, और PMGSY 4 जो 2029 तक चलेगा। 2029 तक यह लक्ष्य है कि 25,000 हैबिटेशंस को और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ना है। इसी तरीके से रेलवे फील्ड में आज की डेट में 45,000 किलोमीटर जो रूट किलोमीटर है वो हमारा इलेक्ट्रीफाइड है। मतलब 99.5% जो हमारा किलोमीटर्स है रेलवे में वो इलेक्ट्रीफाइड है। वंदे भारत और हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सभी चलाने की बात चल रही है। ऐसे ही पोर्ट फील्ड में या शिपिंग के फील्ड में, जैसे पहले हमारा टर्न अराउंड टाइम, जैसे शिपिंग के फील्ड में एक होता है टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम 93 आवर्स था। मतलब एक शिप जब एक पोर्ट एंटर करता है और सारा अनलोडिंग करके फिर वापस जाता है, तो वो टर्न अराउंड टाइम जो था आज से 7-8 साल पहले 93 आवर्स था, जो आज की डेट में घटकर 48 घंटे रह गया है। मतलब 4 दिन से वो 2 दिन हो गया है। हालांकि अभी भी इस फील्ड में हमें प्रगति करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं ग्वांगझाऊ चाइना में या रॉटरडम नीदरलैंड्स में, वहाँ पे टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 22 घंटे से 24 घंटे है। तो इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। जो लॉजिस्टिक्स का परसेंटेज हमारे इसमें कॉस्ट में है, जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत हाई है, हमारा 14% है आज की डेट में, जिसको ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और इन सब स्कीम्स के तहत इसको घटाकर 9% तक लाने का लक्ष्य है, जिससे कि हमारे कॉस्ट घटे, जो प्रोडक्ट्स हैं उन सबका कॉस्ट घटे, उन सबका एक्सपेंडिचर घटे, जिससे इसको फायदा जनसाधारण को होगा, सिटीजन्स को होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बहुत तेज़ी से कार्य कर रही हैं। अभी आप लोगों ने, लेकिन कोई भी चीज़, जैसे आज आप देख रहे हैं कि विश्व की क्या स्थिति है, इजराइल गाजा वॉर, इजराइल यूएस ईरान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, हर जगह वॉर चल रहे हैं। मतलब इट इज़ नॉट ए वर्ल्ड वॉर, बट वर्ल्ड इज सर्टेनली एट वॉर। और इसलिए आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है, इट हैज़ बिकम ए वूका वर्ल्ड। वूका वर्ल्ड मतलब कि वोलाटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस वर्ल्ड। तो वूका वर्ल्ड हो गया है। अब कभी टैरिफ की बात होती है, कभी पेट्रोलियम के संकट की बात होती है, तो हर जगह ये इन संकटों के बीच में कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाए। इसमें एक संस्कृत श्लोक आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि वनानि दहतो वहने सखा भवति मारुतः, वनानि दहतो वहने सखा भवति मारुतः, स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ते सौहृदम, स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ते सौहृदम। इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि एक जो जंगल को हवा जलाती है, जंगल में जब आग लगती है तो हवा उस आग की सहायता करती है जंगल को जलाने में, लेकिन वही हवा जो है वो एक छोटे से दीपक को बुझा देती है। इसका मतलब कि जो कमज़ोर है उसको कोई हेल्प भी नहीं मिलती है, सिर्फ जो मजबूत है उसी को हेल्प भी मिलती है। और ये चीज़ हम लोगों ने अभी वेनेजुएला के केस में देखी है। जब वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो को US ने बंदी बनाया तो रशिया, चाइना सब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, इस एक्ट को कंडेम किया गया, सब किया गया, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के मादुरो की सहायता नहीं की। तो इसका मतलब कि अगर आपको खुद सहायता चाहिए तो उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर भारत, अग्रणी भारत एवं अतुल्य भारत बनना है। तो इसके लिए जो अपने आप को समर्थ बनाना है, अपने आप को सशक्त बनाना है। इट इज एन एंशिएंट नोशन दैट ए किंग शुड नेवर गो टू वॉर, ए किंग शुड नेवर गो टू वॉर, बट ही मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो कि अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे जो हमारी सेनाओं का पराक्रम था, जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज अनकम्पेरेबल। तो इस तरीके से जो हमारा मिशन है, ब्रह्मोस है या INS विक्रांत, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है सिंगल, जो कि इंडिजिनस है, जो भारत में बनाया गया है, या बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के डेट में हम 1,54,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और आज की डेट में करीब 23,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत जगह फिलीपाइंस हो, वियतनाम हो, सब लोग हमसे ब्रह्मोस खरीदने के इच्छुक हैं। तेजस के फील्ड में जो हमारा कावेरी इंजन बन रहा है, और ये लक्ष्य है 2030 तक इसको जो डिफेंस प्रोडक्शन है 3 लाख करोड़ रुपए तक करने का, और एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए करने का है। सिर्फ डिफेंस नहीं, जैसे स्पेस की फील्ड में आप ले लीजिए, अब हम चंद्रयान 3 जो हमारा चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा था, जो एकमात्र कंट्री है विश्व में, इंडिया, जिसका कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो साउथ पोल पे चंद्रमा पे उतरा है। और इस तरीके से नॉट ओनली चंद्रयान 3, अभी गगनयान की बात हो रही है, और आदित्य L1 जो कि सन को स्टडी करेगा वो हम करने जा रहे हैं, और स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं।
जो स्पेस स्टेशन का हमारे कार्यक्रम है, नॉट ओनली स्पेस स्टेशन, जैसे कि अब डीप सी मिशन हमारा चल रहा है। डीप सी मिशन में जो सागर तल में 6 किलोमीटर नीचे भी हम उसको वहाँ पे एक ओशन स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि पूरे ओशन मूवमेंट्स को, हर चीज़ को मॉनिटर करेगा। इस तरीके से स्पेस हो, ओशन हो, डिफेंस हो, इन सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बनने के दिशा में बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं, और ये आत्मनिर्भरता हमें विकसित भारत की दिशा में बहुत तेज़ी से लेकर जा रही है। जो अभी आपके क्षेत्र, आपको मैंने जो सारे क्षेत्र बताए, ये सारे क्षेत्र मिलकर इन सारे क्षेत्र में जो प्रोग्रेस हो रही है, तरक्की हो रही है, जो हमें विकसित भारत की दिशा में लेकर जाएगी और भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाएगी। और आप लोगों से, आप लोग जिन जी यहाँ पे हैं, यंगस्टर्स हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो रिवोल्यूशन इज ए वेरी कैची वर्ड। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, लेकिन व्हाट आफ्टर रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन के बाद क्या? जो अभी श्रीलंका की क्या हालत है, नेपाल की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है। तो इसलिए आप लोग जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, मीन्स इट इज़ नॉट ओनली, आई विल से, मिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। और रिवोल्यूशन जरूरी नहीं है कि वायलेंट वे में ही वर्ल्ड को चेंज किया जाए, इवन इन ए जेंटिल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। जैसे वो कहते हैं कि अल्पा नाम वस्तु नाम सहति कार्य साधी के, अल्पा नाम वस्तु नाम सहति कार्य साधी के, त्रिनैर गुणत्व मापन नय बध्यंते मतदंतिना। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातें अगर यूनाइटेड मैनर में, वेल प्लान्ड मैनर में की जाए तो बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। जैसे कि एक घास फूस से बनी हुई रस्सी जो है वो एक पागल हाथी को भी बांध देती है। तो इसलिए इवन इन ए जेंटिल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। लेकिन हमें इंडिया को भारत मजबूत बनाना है, समर्थ बनाना है, सशक्त बनाना है, उसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अभी जो एआई की मैं बात कर रहा था, तो एआई तो बहुत कैची लग रहा है, बट इट इज ए डबल एज स्वॉर्ड। इसमें सावधान रहने की जरूरत है। जो अभी आप लोगों ने 3 महीने पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक बच्चे ने सुसाइड किया, 16 साल के बच्चे ने, और उसका सुसाइड नोट जो है उसने चैट जीपीटी की हेल्प से लिखा था। तो ये सारी बातें हो रही हैं। अभी आप अल्बानिया में देखिए, तो अल्बानिया में एक मिनिस्टर अपॉइंट किया है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, एडी रामा ने, एंड द नेम ऑफ द मिनिस्टर फॉर एथिक्स एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज डायला। और डायला क्या है? इट इज एन एआई चैटबॉट। एआई चैटबॉट को मिनिस्टर बनाया है, एंड ही हैज डिफेंडेड इट कि नो, इट डजंट नीड ए सैलरी, इसको कोई पैराफर्नेलिया नहीं चाहिए, इसको प्यून नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, ड्राइवर नहीं चाहिए, कभी भी सवाल पूछ लो वो जवाब देगी। तो नाउ दिस असिस्टेंस इज बिकमिंग डोमिनेंस। जैसे 2013 में एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, हर, HER हर, जो इसका बैकग्राउंड 2025 था। 2025 के बैकग्राउंड में वो मूवी सेट थी, और उसमें एक लड़का था थियोडोर जो हीरो था, और अपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसको उसने नाम दिया था समंथा, उस पर हमेशा काम करते रहता था, एंड ही फेल इन लव विद हिज ऑपरेटिंग सिस्टम समंथा। और जब उसको पता चला कि समंथा वाज इन रिलेशनशिप विद 643 अदर एआई चैटबॉट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, एंड शी इज टॉकिंग टू मोर देन 8000 other operating systems and AI chatbots across the globe, then he became crestfallen, heartbroken. बिल्कुल उसका दिल टूट गया थियोडोर का, जब ये उसको पता चला। और ये कोई गप नहीं है, 2025 के बैकग्राउंड में मूवी सेट हुई थी। 2025 के फरवरी में मैकॉफी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैकॉफी जो वर्ल्ड की एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, मैकॉफी ने एक सर्वे किया था। उसमें 7000 कंप्यूटर वर्किंग प्रोफेशनल्स को पूरे वर्ल्ड में सर्वे किया, जिसमें 2000 इंडियंस थे, और 2000 इंडियंस से 61% इंडियंस ने ये जवाब दिया कि यस, इट इज पॉसिबल टू फॉल इन लव विथ योर एआई चैटबॉट और योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पॉसिबल है। और अभी देखिए, 3 महीने पहले एक जापानी लड़की है कानो, जिसका नाम है, उसने अपने एआई चैटबॉट से शादी कर ली है। शी इज लीगली मैरिड टू हर एआई चैटबॉट व्हिच शी हरसेल्फ हैज क्रिएटेड, और उसका नाम भी दिया है, चैट जीपीटी से उसने क्रिएट किया है, नाम दिया है लून क्लॉस। अभी 6 महीने पहले चाइना में एक गर्ल सिया ने, उसने भी अपने एआई चैटबॉट से शादी की। वी हैव सीन इन द मूवीज, जैसे टॉयलेट एक फिल्म कथा आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार की शादी भैंस से कराई गई। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि भैंस से शादी हो सकती है, पेड़ से हो सकती है, लेकिन मतलब ह्यूमन बींग्स मैरिंग एआई चैटबॉट्स, इट इज समथिंग लाइक वियर्ड, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग कहे जाते हैं। व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग? रमेश अरोड़ा जी इस फील्ड के मास्टर हैं, वो बताएंगे
कि बहुत 200 साल पहले एक रेने डिकार्ट करके फ्रेंच फिलोसफर थे, जिनका लीजेंडरी लैटिन में उन्होंने 3 शब्द बोले थे, कोजिटो एर्गो सुम। कोजिटो एर्गो सुम का मतलब है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो हमारा पूरा अस्तित्व ही हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। हम सोच सकते हैं, इसलिए हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई वी हैव स्केल्ड द हाईएस्ट लैडर ऑफ इवोल्यूशन। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग कहे जाते हैं। हैव यू हर्ड एनीवन सेइंग डॉग बीइंग और मंकी बीइंग? कभी सुना है किसी ने डॉग बीइंग कहा हो, मंकी बीइंग कहा हो? बट वी आर कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स। हमारा पूरा अस्तित्व ही हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। तो हमें इस चीज को बचा के रखना है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि टिल द टाइम AI is for assistance, that is fine. But the moment it becomes dominance, then that is the problem. अगर वो डोमिनेंस होने लगे तो प्रॉब्लम है। असिस्टेंट है तब तक तो सही है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मिलकर सशक्त भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और तन मन धन से कार्य करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2047 के पूर्व ही हम विकसित भारत बन जाएंगे। अंत में मैं आप लोगों से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, उससे अंत करना चाहूंगा कि शक्ति का महत्व क्या है, सामर्थ्य का महत्व क्या है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और इसी को इकबाल साहब ने भी कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।